शिथिल्य हास है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है सब। शिथिल्य हास है ना, यानी हाइस्टेटिस लॉस, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। शिथिल्य हास क्यों कह रहे हैं साहब? शिथिल्य हास को सीधा सीधा समझो आप, चुंबकन के समय या पदार्थ के चुंबकित होते समय दी जाने वाली ऊर्जा उस पदार्थ के विचुंबकन के समय प्राप्त ऊर्जा के बराबर नहीं है, बल्कि आपने तो चुंबकन पे भी ऊर्जा दी थी और विचुंबकन पे भी आपको देनी ही पड़ी। भाई ऐसे तो ये होता है ना, एक प्रक्रिया होती है कि एक प्रोसेस में जब आप जाते होते हो तो आपने ऊर्जा दी, उसके उल्टे प्रोसेस में आपको ऊर्जा मिल जानी चाहिए, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं, चुंबकन के समय भी हम धारा के द्वारा विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और विचुंबकन की प्रक्रिया में भी हम ऊर्जा दे ही रहे हैं। तो इसका मतलब चुंबकन विचुंबकन की इस प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि निश्चित है, जिसे हम शिथिल्य हास कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो इसके बजाय कि चुंबकन के समय दी जाने वाली ऊर्जा विचुंबकन के समय प्राप्त ऊर्जा से कम होती है, अर्थात चुंबकन विचुंबकन की इस प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि होती है, जिससे शिथिल्य हास कहते हैं, है ना। अब शिथिल्य हास में साहब, यदि चुंबकन विचुंबकन की आवृत्ति स्मॉल एन, मैंने आपको समझा ही दिया है ना, शिथिल्य लूप जो आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल, अपन इसके तो थोड़ा बता दूं अलग तरीके से, ये सब चुंबकन विचुंबकन की इस प्रक्रिया का जो शिथिल्य लूप बना, इसका क्षेत्रफल, ये पूरे शिथिल्य लूप के क्षेत्रफल की बात कर, ये कैपिटल है। वो जिस पदार्थ को आप चुंबक बना रहे हो उस पदार्थ का आयतन कैपिटल वी हो तो शिथिल्य हास क्यू को VAN से कैलकुलेट करते हैं। दोबारा एक बार सुनाऊंगा मैं आपको, क्लियर। जिस पदार्थ का, जिस लोह चुंबकीय पदार्थ को आप चुंबक बना रहे हो उसका आयतन कैपिटल V, शिथिल्य लूप का क्षेत्रफल कैपिटल है तथा चुंबकन विचुंबकन की आवृत्ति स्मॉल n है, तो ऊर्जा में जो हानि होती है चुंबकन विचुंबकन की प्रक्रिया यानी शिथिल्य हास को निम्न सूत्र से दर्शाते हैं, Q बराबर VAN। इससे और कुछ पता पड़े न पड़े, अपने को यह तो पता पड़ ही रहा है कि शिथिल्य लूप का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतनी ऊर्जा में हानि अर्थात शिथिल्य हास अधिक होगा। तो ये तो सब अपन ने शिथिल्य लूप, BH वक्र, उसके नाम का अर्थ आदि इत्यादि का अध्ययन कर लिया। अब इसका महत्व है ना, तो अब मैं आपको समझाता हूं शिथिल्य लूप का महत्व, है ना। एक्चुअली भाई अपन ने आखिर ये पढ़ा क्यों, इसके पढ़ने के पीछे क्या रीजन है, तो सब स्वाभाविक है, कुछ महत्व तो आपको समझा ही जाएगा। महत्व समझाने के लिए मैं अलग अलग दो शिथिल्य लूप आपके सामने दिखाता हूं, एक साथ भी दिखा सकते हैं, है ना, वो अभी अपन देख लेंगे। एक मिनट, वर्टिकल लाइन थोड़ी छोटी कर दूं, है ना, ये बेटा दो, चलो सब अब आ जाओ। ये वही BH B मटेरियल से समझ जाया करो आप, है ना, क्लियर। अब दो ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं, एक तो मैं बनाता हूं नर्म लोहे का। चलो साहब इधर ये जो ग्राफ है इसको ग्राफ अपन XY है ना, Y ग्राफ बोलते हैं। Y ग्राफ तो है कच्चा लोहा या नर्म लोहा, ठीक है ना, कच्चा लोहा भी बोलते हैं इसको, कच्चा लोहा, ठीक है।
इधर एक्स ग्राफ है, एक्स ग्राफ स्टील के लिए ले लेते हैं अपन, है ना, इस्पात जिसे कहते हैं, इस्पात, स्टील, ठीक है। ग्राफ में बनाता हूं, ग्राफ थोड़ा प्रिकॉशनरी बना के समझाता हूं मैं आपको। ये सब है ना, ये वो क्षेत्रीय लूप जिसका बनाया बता ही दिया। इधर आ जाए इस्पात का, ठीक है, बिल्कुल सही बन गए। अब इन दो ग्राफों को, अपने पास पूरी फाइल है हर पदार्थ के ग्राफ के लिए, अब इन ग्राफों को अपन देखते जाएंगे और समझते जाएंगे बात को, है ना। देखो सब, सबसे पहले बात करते हैं अवशेष चुंबकत्व, यानी अब आप धारणशीलता भी साथ ही बोल दें, धारणशीलता। देखो साहब, इस ये ए सॉरी बी सी है ना, उसी से हिसाब लिख देता हूं। ये देखो, ये बी, ये सी, ये बी, ये सी, है ना, तो डैश डैश लिख देता हूं इसमें। अब आप देखें, ओसी डैश ग्रेटर देन ओसी। बताओ सब, दोनों ग्राफों का जब आप अध्ययन करते हो तो दोनों ग्राफों का अध्ययन करने के बाद आपको किसकी धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व अधिक लगता है? स्वाभाविक है, स्टील की धारणशीलता और अवशेष चुंबकत्व अधिक है। किससे? कच्चे लोहे से। सामने कोई अलग अलग के अलग अलग ग्राफ होंगे, सबका एक जैसा ग्राफ नहीं होता। क्षेत्रीय लूप अलग अलग पदार्थों के अलग अलग होते, तो महत्व ही दर्शा रहा हूं, है ना। अब आ जाइए सब, अब बात करें निग्राहिता की। क्लियर? निग्राहिता आप किससे दर्शाएंगे? इधर तो डी डैश लिख दूं, इधर डी लिख दूं। देखो आप, निग्राहिता आप दर्शाएंगे ओडी से, है ना। अभी आपको दिख रहा होगा ओडी डैश ग्रेटर देन ओडी। क्लियर? यानी कंपैरिजन करके देखें, जो हम देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो निग्राहिता जो है वह इस्पात यानी स्टील की ज्यादा है। किससे? कच्चे लोहे से। क्लियर? अब यहां पर निग्राहिता का मतलब समझो। उच्च निग्राहिता अगर है इसे कहते हैं कठोर चुंबक, यानी जिस चुंबक की निग्राहिता अधिक है उस चुंबक को आसानी से विचुंबकित नहीं कर सकते। उसको विचुंबकित करना कठिन है, वो स्थायी चुंबक है ना। कौन सा चुंबक हो जाएगा? वो स्थायी चुंबक। तो अगर आप स्टील का यूज करोगे और चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे तो स्थायी चुंबक बन जाएगा, क्योंकि स्टील की निग्राहिता ज्यादा है ना। तो जिन पदार्थों की निग्राहिता उच्च होती है उन्हें हम कठोर चुंबक कहते हैं। उनके चुंबकत्व को सरलता से समाप्त करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है सब। अल्प निग्राहिता, ये ध्यान रखना है ना। क्लियर? अल्प निग्राहिता का मतलब कोमल चुंबक। आप इन्हें अस्थायी चुंबक भी कह सकते हो। ठीक है। अब यहां पर तो क्योंकि अपने पास तो दो ही ग्राफ हैं, तो अपन देखें तो ओडी यानी नर्म लोहे की निग्राहिता अल्प है, तो नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक बनेगा।
यानी उसके चुंबकत्व को सरलता से नष्ट कर सकते हैं। दिख रहा है सामने, क्लियर? तो सब निग्राहिता का सेंस याद रखना। उच्च निग्राहिता कठोर चुंबक, यानी ऐसा चुंबक बनने को दर्शाती है जिसको आसानी से विचुंबकित नहीं कर सकते। और अल्प निग्राहिता अस्थायी चुंबक यानी कोमल चुंबक होने को दर्शाती है जिसके चुंबकत्व को सरलता से नष्ट किया जा सकता है। चलो सब, दो बातें क्लियर हो चुकी, आप भी समझ चुके। दो ग्राफ रख के आपको महत्व समझाने की कोशिश की जा रही है। अब आ जाओ सब, शैथिल्य हास, ठीक है? दो ग्राफ है आपका। अब ये आपको बताई दे क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, जिस शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल ज्यादा होगा स्वाभाविक रूप से उसमें ऊर्जा हानि भी अधिक होगी। अब आप देखो एरिया एक्स वाले ग्राफ का ज्यादा है, एक्स वाले लूप का, है ना? तो साफ दिख रहा है कि एरिया ऑफ एक्स ग्रेटर देन एरिया ऑफ वाई, देन शैथिल्य हास एक्स में वाई से ज्यादा होगा, है ना? तो सब स्टील में या स्टील के चुंबकन विचुंबकन की प्रक्रिया में शैथिल्य हास ज्यादा है स्टील में, और नरम लोहे में देखें तो एनर्जी लॉसेस या शैथिल्य हास कम है, उसको कम ज्यादा जो भी कर सकते हैं, है ना? तो कहने का मेरा मतलब है, अभी देख सकते हो जैसे चुंबकीय संतृप्त अवस्था, तो चुंबकीय संतृप्त अवस्था में आप देख सकते हो दोनों के लिए, है ना? चुंबकीय प्रवृत्ति, अल्प धारा में कौन चुंबक बन जाता है? अल्प धारा में कच्चा लोहा जल्दी चुंबक बन जाता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है? स्वाभाविक रूप से कच्चे लोहे की। तो कहने का मेरा मतलब है, जैसे देखो ये देखो अल्प धारा प्रवाहित करते ही ये तुरंत शिखर को प्राप्त कर लेता है, इसमें तो ज्यादा धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, है ना? तो जो अल्प धारा प्रवाहित करते ही जल्दी शिखर को यानी चुंबकीय संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर लेगा, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च कही जाएगी। तो काई ऑफ वाई इज ग्रेटर देन काई ऑफ एक्स, यानी अगर चुंबकीय प्रवृत्ति की स्टडी करें तो चुंबकीय प्रवृत्ति, एक मिनट, चुंबकीय प्रवृत्ति काई, है ना? तो काई ऑफ वाई ग्रेटर देन काई ऑफ एक्स। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास हर पदार्थ के चुंबकन विचुंबकन या यूं कह दें इस प्रक्रिया का ग्राफ की एक फाइल है। हम कोई भी चीज बनाना चाहते हैं, कुछ भी आइडिया हमारे दिमाग में आ सकता है, कोई भी चीज हम बनाना चाहते हैं वो चुंबक से संबंधित है या समथिंग, तो हम इस फाइल को देख लें। जैसे मान लीजिए, अब मैं तो समझा देता हूं, ये तो ग्राफ का महत्व तो क्लियर हो गया, है ना? अब उपयोग, ग्राफ के उपयोग, है ना? मैंने दो ग्राफ बनाए तो मैं उसी से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो आपने बनाना है, स्थायी चुंबक बनाना है आपको, मोटिव फिक्स है आपका, स्थायी चुंबक बनाना है, तो आप खुद भी जानते हैं कोई चुंबक कब स्थायी रह सकेगा? जब उसकी निग्राहिता उच्च हो, ठीक है सर? तो पहली आवश्यकता तो आपकी है, ऐसा पदार्थ चाहिए जिसकी निग्राहिता उच्च हो। चलो सब, दूसरी बात, बना तो आप चुंबक ही रहे हैं, जब चुंबक बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि धारणशीलता भी उच्च होनी चाहिए। तो सब आप चाहेंगे कि धारणशीलता भी उच्च हो,
है ना। अब अपने पास तो सेलेक्टिव ग्राफ हैं, इन दो ग्राफ की स्टडी करके बताओ आप कि स्थायी चुंबक किसका बनाओगे। उच्च निग्राहिता स्टील की है, धारणशीलता उच्च स्टील की है। तो स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि अगर हमें स्थायी चुंबक बनाना है तो ये दोनों चीजें हमें चाहिए। हमने शेतीले लूप का जब अध्ययन किया तो ये दोनों चीजें हमें इस्पात में देखने को मिलती हैं। इससे स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो बात को समझना आप, शुरू में मैंने एल निको भी लिखाया था। अब आपका तो एक फाइल है ना ग्राफ की, तो आप इस ग्राफ में से देख लो ना कि आप जैसे उच्च निग्राहिता जो किस किस की निग्राहिता उच्च है, उच्च धारणशीलता है, उच्च अवशेष चुंबकत्व, तो किस किस का अवशेष चुंबकत्व अधिक है, उनका मिक्सचर बना दो। क्योंकि आपको स्थायी चुंबक बनाने की रिक्वायरमेंट तो पहले से ही पता है ना कि ये दो रिक्वायरमेंट है। तो साहब इसके लिए आप मिश्रण का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए आपको शुरू में एक मिश्रण का नाम लिख के बताया था, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। ये ऐसा मिश्रण है जिसकी निग्राहिता उच्च है, जिसकी धारणशीलता उच्च है। चलो साहब उपयोग में दूसरा विद्युत चुंबक है ना। आपको विद्युत चुंबक बनाना है। आप यहां पे एक बात पहले समझ लें, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। हम विद्युत से बना रहे हैं तो वह तब तक ही चुंबकित रहेगा जब तक धारा प्रवाहित हो। धारा का प्रवाह जैसे आप हटा लेंगे वैसे चुंबकत्व तो समाप्त हो जाएगा। ऐसे चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो सब पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, विद्युत चुंबक का मतलब है अस्थायी चुंबक, है ना। क्योंकि आप विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप यही चाहोगे कि जब तक धारा प्रवाहित है तब तक चुंबक रहे, और धारा का प्रवाह बंद होते ही चुंबकत्व तो समाप्त हो जाए। अस्थायी चुंबक के लिए आपकी पहली आवश्यकता क्या होगी? आपकी पहली आवश्यकता होगी अल्प निग्राहिता। अगर निग्राहिता अधिक है तो कठोर चुंबक यानी स्थायी चुंबक बन जाएगा। तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट ही क्या है? अल्प निग्राहिता होनी चाहिए, ताकि चुंबक बने भी से और खत्म भी तुरंत हो जाए। क्योंकि अस्थायी चुंबक है, विद्युत चुंबक है। डोरबेल बजाते हो ना आप, डोरबेल में जैसे आप बेल दबाओ ट्रिन निशा आवाज आती है, तो ट्रिन जो आ रही है उस ट्रिन को आप समझ जाओ कि चुंबकन विचुंबकन चुंबकन विचुंबकन चुंबकन विचुंबकन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे चुंबक होता है हथौड़ा पड़ता है, ठक की आवाज आती है, विचुंबकित होता है हथौड़ा दूर चल जाता है, फिर चुंबकित होता है दूर पास दूर पास, तो ट्रिन ट्रिन पुरानी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई तो अब तो बात रही है ना। तो साहब आप अस्थायी चुंबक के लिए चाहोगे कि अल्प निग्राहिता रहे, लेकिन बना तो चुंबक ही रहे हो। तो आप अभी भी ये चाहोगे कि धारणशीलता तो उच्च होनी चाहिए। भाई ये तो उच्च होना जरूरी है ना, कि चुंबक तो बना ही रहे हो ना, तो चुंबक बना रहे हो तो धारणशीलता तो उच्च होनी चाहिए। यानी ऐसा पदार्थ आप यूज करोगे जो चुंबक बनता हो, भले ही टेम्परेरी बनता हो पर बने तो शानदार। तो बने तो शानदार, तो ऐसे पदार्थ में अगर अपन इन दोनों में से छांटें तो सब उच्च अल्प निग्राहिता किसकी है? कच्चे लोहे की है ना। और उच्च धारणशीलता, तो उच्च धारणशीलता तो इसकी है। तो फिर आपको कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी कोई मिक्सचर बनाना पड़ेगा ऐसा जिसकी अल्प निग्राहिता हो और उच्च धारणशीलता या अवशेष चुंबक। हाँ, फिलहाल यहाँ पे कंपेयर करके देखें तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट था अस्थायी के लिए अल्प निग्राहिता। तो यहाँ हम किसको चुनेंगे? यहाँ हम कच्चे लोहे को प्रिफर करेंगे, है ना। तो यहाँ सॉफ्ट आयरन को प्रिफर करना चाहिए इस समय। अपने पास और ऑप्शन थोड़ी है। अभी मैंने आपको अपन तो दो ऑप्शन में से छांटने, तो दो ऑप्शन के हिसाब से तो अपने को जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि साहब
सॉफ्ट आयरन ले लो, कच्चा लोहा ले लो, वो सही है। लास्ट है ना, लास्ट में जैसे मान लो आप ट्रांसफार्मर की बात करें, है ना, फिर सेंड कर देंगे, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर मुझे कुछ बताना होगा ये वो, तो फिर एक एपिसोड ले सकता हूं मैं। बाकी चैप्टर तो थ्योरेटिकली क्लोज है, अंक भार इसका ज्यादा नहीं है, जानकारी इसमें ज्यादा है ना। हाँ साहब, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ठीक है, अभी अपन अगले चैप्टर से चलाएंगे। ट्रांसफार्मर कुंडलियों का जाल है, जिसमें कुंडलियां कुंडलियां होती हैं। अब स्वाभाविक है, जहां कोइल्स हो, जहां कुंडलियां हो, तो वहां पर कुंडलियों को लपेटने के लिए आपको आधार तो चाहिए। हवा में तो कैसे रखो कुंडलियों को। अब ये आधार जो आप लोगे जिस पर कुंडलियां लपेटनी, उसका चुनाव आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर में। एक्चुअली ट्रांसफार्मर एक ऐसी व्यवस्था है जो तब तक काम करती थी जब तक लाइट ऑफ नहीं हो। जब लाइट चल रही है तो ट्रांसफार्मर तो वर्किंग में है इससे। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर तब तक काम करता रहेगा जब तक लाइट चालू रहेगी, ऑफ नहीं करते, है ना। अब इंडस्ट्रीज वगैरह ये, इनमें तो लाइटें ऑफ ही नहीं होती, इनमें तो लाइट ऑफ होने का कबाड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर ऐसा एफिशिएंट होना चाहिए जो महीनों तक वर्क करे अच्छी एफिशिएंसी से। अब आप इस बात को जानते हो कि हम धारा जिसके अंदर प्रवाहित करेंगे वहां पर चुंबकन, विचुंबकन, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित, ट्रांसफार्मर एसी में ही काम आता है, डीसी में काम नहीं आता। तो जहां प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी तो जिन पदार्थों पर आपने कुंडलियां लपेटी उसका चुंबकन, विचुंबकन, चुंबकन, विचुंबकन, चुंबकन, विचुंबकन होता रहेगा। और हम इस प्रक्रिया में जानते हैं शैथिल्य ह्रास होता है, ऊर्जा की हानि होती है। अब ये शनै शनै थोड़ी थोड़ी ऊर्जा भी लॉस होती रही तो आप सोच सकते हैं कि एक समय विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भी डिपॉजिट रही तो ये तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर नॉन स्टॉप वर्क कर रहा है, तो तप्त लाल हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो सब ट्रांसफार्मर को ठंडा बनाए रखने के लिए कूलेंट की व्यवस्था करते हैं, इंजन ऑयल वगैरह उसमें फ्लो करते रहते हैं, लेकिन उसमें कुंडलियों को जिस पदार्थ पर लपेटते हैं उसका भी ध्यान रखते हैं। वह ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसके शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल नगण्य हो, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है ना साहब। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, तो शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अगर बड़ा होगा तो शैथिल्य ह्रास ज्यादा होगा, और शैथिल्य ह्रास ज्यादा होगा तो अंदर टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा तो कोयल शॉर्ट हो जाएंगी, है ना। अंदर जो कोयल है, ये सब चीज आगे समझाएंगे आपको, अभी तो बस सुने आप, है ना। कोयल शॉर्ट होते अपना ट्रांसफार्मर बेकार हो जाएगा। तो सब ट्रांसफार्मर में कुंडलियों को लपेटने के लिए ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसमें शैथिल्य ह्रास न्यूनतम हो, अन्यथा अंदर एकत्रित ऊष्मा ट्रांसफार्मर को गर्म करके उसकी कोयल को शॉर्ट कर देगी, ट्रांसफार्मर को खत्म कर देगी, बेकार कर देगी। तो सब ऐसे पदार्थ जिसमें शैथिल्य ह्रास न्यूनतम हो, हमें इसमें दिखता है कि साहब नर्म लोहा ले लेना चाहिए, इसके शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अल्प है, लेकिन है तो सही ना। हम ट्रांसफार्मर को तो नॉन स्टॉप चलना मानते हैं, तो इसमें अगर थोड़ी भी ऊर्जा का लॉस हुआ, थोड़ी भी हुआ तो डिपॉजिट होकर बहुत सारी जाएगी। तो सब नर्म लोहे में 4% सिलिकॉन मिलाते हैं ताकि इसका शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल और कम हो, और ये 4% सिलिकॉन मिलाकर ट्रांसफार्मर स्टील तैयार करते हैं, यानी विशेष रूप से वह पदार्थ तैयार करते हैं जिस पर कुंडलियां लपेटें। हालांकि मिश्र धातु भी, म्यू मेटल वगैरह ऐसी चीजें हैं जिनके शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल मिनिमम होता है। तो बच्चों,
ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। आगे अब अपने को सेलेक्टिव करना, एक एपिसोड इसका और अपन क्रिएट करेंगे। वैसे तो न्यूमेरिकल रह गए थोड़े बहुत, तो हो सकता है 45 मिनट का 50 मिनट का ही तैयार करें, ज़्यादा बड़ा एपिसोड नहीं ले पाएंगे अगला। हाँ, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल डाल दें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल का सेशन हुआ नहीं इसमें ना, तो एक न्यूमेरिकल सेशन लेना छोटा सा, ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल है नहीं। और एक आध जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, वो मेरे को एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, पृथ्वी के चुंबक में कुछ चीज़ें बतानी है, तो वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसको एडजस्ट करता हूँ। न्यूमेरिकल अगर बहुत सीधे होंगे तो देखते हैं फिर, है ना, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। तो बच्चों बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।